सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौ क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द रिपोर्ट टाइटल्ड पर्पल सभा डिसेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? रिपोर्ट जो है ट्रैक करती है, एनालाइज करती है हर एक डिसेबिलिटी को रिलेटेड टू क्वेश्चन जो कि राइज होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। ये जो रिपोर्ट है क्या इसको नीति आयोग प्रिपेयर करता है? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अगर हम बात करें तो वन ओनली। ये जो रिपोर्ट है ये ट्रैक करती है, एनालाइज करती है हर एक डिसेबिलिटी को रिलेटेड टू क्वेश्चन जो कि राइज होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में अक्रॉस बजट, मानसून या फिर विंटर सेशंस। ठीक है, रिपोर्ट ने ये बताया कि 208 एमपीज़ ने फ्रॉम 23 स्टेट्स इन्होंने 170 क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये जो रिपोर्ट है इसको नीति आयोग ने प्रिपेयर नहीं किया। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फॉर्म, एक न्यू दिल्ली बेस्ड रिसर्च एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड डिसेबिलिटी पॉलिसी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ पार्टनरशिप किया है विद सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडी एट द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। तो इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ये इनको मैनेज करता है इलेक्टेड मेंबर? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं क्या ये लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं रिगार्डिंग लैंड, फॉरेस्ट एंड अदर मैटर्स? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या ये फंड्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री या फिर नन? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली टू। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स इनको मिलते हैं, ना कि ओनली सेंटर। दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें तो ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इनको यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है इलेक्टेड मेंबर, जिनको ये खुद ही इलेक्ट करते हैं। एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाते हैं रिगार्डिंग लैंड, फॉरेस्ट एटसेट्रा और अदर मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं। नाउ क्वेश्चन 3, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वो एडमिनिस्टर करता है इलेक्शंस को, लेकिन किस किस चीज़ के इलेक्शन को? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मायोर ऑफ म्युनिसिपल कोऑपरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 1, 2, 3, 4। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1, 2 and 3। 4 क्यों नहीं? 4 जो है ये अर्बन लोकल बॉडी है एंड इसका जो इलेक्शन है उसको एडमिनिस्टर करता है कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आई बात समझ में? नो, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसका काम है एडमिनिस्टर करना यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस को इंडिया में। ठीक है, ये जो बॉडी है ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओरिजिनली इसमें एक चीफ कमिश्नर था, बाद में 2 और कमिश्नर्स को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ऑन अक्टूबर 16, 1989। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, आई बात समझ में? इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट ज़रा कौन करता है कमेंट सेक्शन में बताओ। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ट्रेड एंड कॉमर्स अक्रॉस इंडिया शैल बी फ्री? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो ट्रेड है और कॉमर्स है इंडिया में वो फ्री होनी चाहिए अक्रॉस इंडिया? आर्टिकल 301, आर्टिकल 302, आर्टिकल 19G, आर्टिकल 305। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 301। मैं थोड़ा शायद तेज़ हो रहा हूँ। ठीक है, नो, आर्टिकल 301 ये बताता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स है इंडिया में अक्रॉस इंडिया वो फ्री होना चाहिए। तमाम जुडिशरी ने ये बताया कि अलाउ किया कि चार्जेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि फी लेनी चाहे, ताकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मॉनिटर किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्टेशन के लिए लाया जाएगा बिफोर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर द प्रोसेस, एंड अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स सरेंडर करेंगे किसी चाइल्ड को
लॉ जो है ये इनको मैंडेटरी 6 मंथ विंडो देता है इसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, दी अदर 1 और 2। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, नीदर 1 और 2। अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, अडॉप्टेशन रेगुलेशन जिसको फ्रेम किया है सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्सेज अथॉरिटी, चाइल्ड को प्लेस नहीं किया जाएगा अडॉप्टेशन के लिए अनटिल, जब तक ना ये डिक्लेयर किया जाए कि ये लीगली फ्री है फॉर द प्रोसेस। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आई बात समझ में? बिफोर, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिफोर लीगली फ्री, जब तक ना डिक्लेयर किया जाए। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे जब लीगली फ्री डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद ही आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे 2 मंथ का विंडो दिया जाता है फॉर रिकन्सिडरेशन, ना कि 6 मंथ। दैट इज़ वाई सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी नीदर 1 और 2। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में ये जो वेटलैंड्स हैं इनमें से कौन सी एक वेटलैंड बेस्ट है जिसमें आपको माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स देखने को मिलते हैं? स्टेटमेंट 1, कोलोराडो नेशनल पार्क, चिल्का लेक, लोकतक लेक, कोलिरो लेक। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ऑप्शन है 1 2 ओनली, 2 3 4, 1 4, या फिर 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क एक मोस्ट फेमस बर्डिंग डेस्टिनेशन है। कहीं मैं बर्डिंग को ब्रीडिंग ना बोल दूँ, ये ख्याल रखना, मुझे आदत है बर्डिंग को ब्रीडिंग बोलने की। ना, ये विटलैंड सेंचुरी जो है ये भारतपुर में है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 350 स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की ड्यूरिंग विंटर। माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया से। ठीक है, इसमें पेलिकन्स, क्रेन्स और डक स्पीशीज़। ठीक है, मार्शी वुडलैंड्स, ग्रासलैंड्स इसकी बहुत ही अच्छी हैं, आइडियल हैं। ठीक है, बर्ड्स के लिए और बर्ड वाचर्स के लिए। ठीक है, चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा के कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पे भी थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव होते हैं। इसमें फ्लेमिंगोज, पेंटेल्स एंड गूल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक कम्पैक्ट वेटलैंड है। ठीक है, ये जन्नत है बर्ड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स, रोजी पेलिकन्स और भी बहुत सारी स्पीसीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लोकतक लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फेमस है फॉर इट इज़ फ्लोटिंग आइलैंड्स जिनको हम फुमिदिस कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड बहुत सारे वाटर बर्ड्स को यहाँ पे सपोर्ट करती है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ को। ठीक है, आई बात समझ में? नो, कोलिरो लेक, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के दरमियान है। क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर पेलिकन्स, पैंटेड स्ट्रोक्स एंड ओपन बिल स्टॉक्स। ठीक है, आई बात समझ में? नो, दीपोर बिल, ये नियर गुवाहाटी में लोकेटेड है, लोकेटेड टू नियर गुवाहाटी। दीपोर बिल ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड इकोसिस्टम है इन ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है, ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी वाटरफॉल इनको ये यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसमें किंगफिशर है, स्टॉक्स एंड सेवरल स्पीशीज़ ऑफ डक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पॉलीकैट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग है। ये फेमस है फॉर इट इज़ लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ फ्लेमिंगोज। ठीक है, एंड हरिकी वेटलैंड ये बनी हुई है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यास एंड सतलुज रिवर। हरकी इज़ वन ऑफ द नॉर्थ इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटलैंड फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़, जैसे कि बार हेडेड गीज होती हैं यहाँ पे, कोट्स एंड डाइविंग डक्स, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, विमंद लेक, ये पार्ट है किसका? लार्ज विमंद कोल वेटलैंड का। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, रेजिडेंट बर्ड्स हैं, वो देखने को मिलेंगी। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये शालो वेटलैंड है नियर अहमदाबाद। ये फेमस है फॉर विंटर बर्ड पॉपुलेशन के लिए। फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स, क्रेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सब जितने भी हैं वो सारे ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कंसिडर करना हमें इन स्टेटमेंट्स को। इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है इन द ईयर 2025 ये फास्ट ग्रो हुआ है। ठीक है,
Emission from the fertilizer sector accounts almost half of India's carbon dioxide emission. कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट करता है नियरली 80% ऑफ इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं फास्ट हूँ। नाउ इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है ये ग्रो हुआ है जस्ट 0.7% रिसेंट परसेंट इन द ईयर 2025। ठीक है, ये स्लोवेस्ट ग्रोथ है इन मोर देन 2 डिकेड्स। ठीक है, न्यूली एनालाइज यहाँ पे फाउंड किया है। ठीक, आई बात समझ में, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ इमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर ना कि फर्टिलाइजर सेक्टर ये ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ये भी गिरा हुआ है 3.8% से 2025 में। नाउ अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस डोन बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, फॉर कार्बन ब्रीफ यूके बेस्ड ऑनलाइन पब्लिकेशन है। ये फोकस करता है क्लाइमेट साइंस पे एंड पॉलिसी एंड द एनर्जी। तो इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट करता है फॉर नियरली 80% इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड स्लो डाउन हुआ है इसकी ग्रोथ में। रेट ऑफ इंडियाज इमिशन इज़ अ ग्लोबल गुड न्यूज़ फॉर द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, आई बात समझ में? नो, कंट्री जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशन की एंड इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ओनली वन, दैट इज स्टेटमेंट थर्ड। 2 एंड 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, नो, क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉकटर्नल बर्ड स्पीशीज? ब्राउन ओवल, टाउनी फ्रॉगमोथ, कॉमन नाइट हॉक एंड ईगल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है 1, 2, 3। यानी कि ईगल्स जो होती हैं वो नॉकटर्नल नहीं होती हैं, वो डायurnal होती हैं, यानी कि वो रात को एक्टिव नहीं होती हैं, दिन में एक्टिव होती हैं। ठीक है, इस वजह से अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं इसको टाइम लगेगा, लेंदी है, तो कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैव द स्ट्रेटजिक क्रूड स्टोरेज इन इंडिया? स्ट्रेटजिक क्रूड जो है वो इंडिया में कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? विशाखापट्टनम, सलीम, पदूर या फिर बेलागावी? तो स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कोड्स हैं 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, 1 एंड 2 ओनली। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, विशाखापट्टनम एंड पदूर। नाउ आपको पता है कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं? तो वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पे बताया है। मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडिया एंड इट इज क्लाइमेट टारगेट्स फॉर 2035 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया और इसके क्लाइमेट टारगेट्स 2035 के लिए जो हमने सेट किए हैं उनके रेफरेंस में मेन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। एटलीस्ट 60% जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2035 में वो क्या होनी चाहिए? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, सॉरी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बेस्ड भी कहेंगे, सोर्सेज भी कहेंगे, बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। टू अटेन एट लीस्ट 47% रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी और इमिशन पर यूनिट ऑफ GDP ऑन 2005 लेवल। ठीक है, कितना करना है? 47% 2005 लेवल से। क्रिएट करना है कार्बन सिंक दैट इज एट लीस्ट 3.5 to 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 या फिर नन? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑल 3। आई बात समझ में? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी हालत में सब्सक्राइब होना चाहे चाहे आप कुछ भी कर लो, सर फोड़ो, कुछ भी करो, मोबाइल फोड़ो, जो भी है वो फोड़ो, मगर सब्सक्राइब। थैंक यू।